आपका स्वागत है। मैं सोमी सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज मैं वृष लगन की कुंडली के ऊपर चर्चा करूंगा कि वृष लगन में किस तरह से ग्रह रिजल्ट्स देते हैं, किस तरह से मारक कारक ग्रह डिसाइड किए जाते हैं और कौन कौन से रत्न आप धारण कर सकते हैं और किस ग्रह का आपको दान करना है। तो आज हम इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं वृष लगन की कुंडली के ऊपर। ये वृष लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लग्न में ही वृष राशि लिखी हुई है। वृष राशि को 2 नंबर से डिनोट करते हैं, तो 2 नंबर लग्न में लिखा होने से ये वृष लगन की कुंडली बनती है। तो शुक्र देवता इसके स्वामी माने जाते हैं, तो इस कुंडली में लग्नेश बनेंगे शुक्र देवता। तो शुक्र देवता को पूरे कुंडली में 2 राशियां मिली हुई हैं, वृष राशि और तुला राशि। तो वृष राशि कुंडली के पहले घर में लिखी हुई है और तुला राशि कुंडली के छठे घर में लिखी हुई है। तो वृष लगन की कुंडली में शुक्र देवता को 2 घर मिले हुए हैं। एक तो वो स्वयं है, लगन उनकी खुद की पर्सनैलिटी है, पहला घर के मालिक हैं वो, और छठे घर के मालिक उनको एक डिपार्टमेंट मिल गया, नौकरी का, रोग का, ऋण का, कर्जे का, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सारी चीज़ों के वो मालिक बने हुए हैं। अगर यही शुक्रदेव इस चार्ट में कहीं भी गलत स्थिति की वजह से अगर मारक ग्रह बन जाते हैं तो यही शुक्र देवता नौकरी में परेशानी क्रिएट करेंगे, उनके रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, कोर्ट केस, इन चीज़ों को बढ़ा देंगे। अगर यही शुक्र देवता कहीं भी चार्ट में अगर अच्छी जगह बैठे हुए हैं तो वो योग कारक ग्रह डिसाइड किए जाएंगे। तो योग कारक ग्रह आपके लिए नौकरी में हेल्प करेगा, रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन, इन सारी चीज़ों को कम करने में हेल्प करेंगे। तो शुक्र देवता इस कुंडली में लग्नेश होने के कारण थियोरेटिकली योग कारक ग्रह बनते हैं, क्योंकि लग्नेश हमेशा अच्छा होता है। और आज हम सिंपल लैंग्वेज में ये भी जानेंगे कि मारक कारक किस तरह से डिसाइड कर लेते हैं 1 मिनट में, वो आप समझ जाएंगे। आगे आप देखते रहिए। अब बात करते हैं बुध देवता। शुक्र देवता ने बुध देवता को क्या दिया? तो शुक्र देवता ने बुध देवता से अपनी मित्रता निभाते हुए उनको दूसरे घर का मालिक बनाया और 5वें घर के मालिक बनाए। दूसरे घर का मालिक कैसे बने? क्योंकि बुध देवता की मिथुन राशि दूसरे घर में लिखी हुई है और 5वें घर में उनकी कन्या राशि लिखी हुई है। तो ये बुध देवता की दोनों राशियां होती हैं। तो शुक्र देवता ने बुध देवता से मित्रता निभाते हुए 2 अच्छे घरों का मालिक बना दिया। दूसरे घर से हम देखते हैं परिवार, कुटुंब, बाड़ी, धन, बैंक बैलेंस, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। और 5वां घर हमारी संतान का होता है, लव लाइफ का होता है, रोमांस का होता है, एजुकेशन का होता है, पेट का होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम 5वें घर से डिस्कस करते हैं। तो ये संतान के घर के मालिक होने की वजह से बुध देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह बनते हैं, लेकिन उनकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि वो चार्ट में किस तरह का रिजल्ट्स देंगे, कि वो योग कारक ग्रह बने या मारक ग्रह बने। तो अगर हम इस पर अष्टम टू अष्टम थ्योरी भी अप्लाई करें, क्योंकि बुध देवता दूसरे घर के मालिक हैं, तो बहुत सारे लोगों के हिसाब से बुध देवता इस कुंडली में मारक ग्रह कंसीडर होने चाहिए थे, बहुत सारे लोगों की वजह से। लेकिन यहाँ पर बुध देवता मारक ग्रह कंसीडर नहीं किए जाएंगे अगर अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई की जाए। अष्टम टू अष्टम थ्योरी क्या कहती है कि अगर दूसरे घर का मालिक अगर लग्नेश का विरोधी दल है या शत्रु है तो दूसरे घर का मालिक मारक ग्रह बनता है। अगर यही दूसरे घर का मालिक अगर लग्नेश का मित्र हुआ तब क्या करेंगे? अगर दूसरे घर का मालिक लग्नेश का मित्र हुआ तो दूसरे घर का मालिक एक योग कारक ग्रह बनता है। इसमें कहीं कुछ लग्न कुंडलियों में कुछ डिस्प्यूट भी आते हैं, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा, कुछ अपवाद हैं इसको भी लेके। तो यहाँ पर बुध देवता लग्नेश के मित्र होने के कारण इस चार्ट में अष्टम टू अष्टम थ्योरी के हिसाब से भी इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह बनते हैं। तो बुध देवता एक योग कारक ग्रह बन गए। अब शुक्र देवता ने चंद्रमा को क्या दिया? शुक्र देवता ने अपनी शत्रुता निभाते हुए, चंद्रमा और शुक्र आपस में शत्रु ग्रह माने जाते हैं, तो अपनी शत्रुता निभाते हुए चंद्रमा को तीसरे घर का मालिक बना दिया, जो कि भ्राता भाव के मालिक हैं, छोटे भाई बहनों के मालिक हैं। लेकिन वो साथ में फिजूल का, हार्डवर्क के मालिक हैं, पराक्रम का मालिक हैं, छोटी मोटी यात्राओं के मालिक हैं।
तो कुंडली में तीसरा घर जनरली अच्छा नहीं माना जाता है। तो शुक्र देवता ने चंद्रमा से अपनी शत्रुता निभाते हुए उनको बुरे घर का डिपार्टमेंट बना दिया, क्योंकि कोई भी अगर चीफ मिनिस्टर है तो वो अपने मित्रों को अच्छे डिपार्टमेंट्स देता है, अपने शत्रुओं को खराब डिपार्टमेंट देता है। तो सेम इसी तरह से शुक्र देवता ने चंद्रमा से शत्रुता निभाते हुए उन्हें गलत घर का मालिक बना दिया। अगर कोई भी इंसान गलत घर का मालिक है तो वो आपके शरीर का मित्र नहीं हो सकता। वो इसी वजह से यहाँ पर चंद्र देवता आपके अति मारक ग्रह माने जाएंगे, शत्रु ग्रह माने जाएंगे। जो चीज़ आपके शरीर की मित्र है वो आपके लिए हमेशा मित्रता का रिलेशन रखेगी। जो चीज़ आपके शरीर की शत्रु बन चुकी है वो कभी भी मित्रता के रिजल्ट्स नहीं दे सकता है, वो हमेशा आपके लिए नुकसान करेगा। तो यहाँ पे चंद्र देवता एक मारक ग्रह बन गए। अब आते हैं सूर्य देवता पे। शुक्र देवता ने सूर्य देवता को क्या दिया? तो शुक्र देवता ने सूर्य देवता को एक अच्छे घर का मालिक बना दिया, कुंडली में चौथे घर का मालिक बना दिया। चौथा घर होता है माता का, सुख सुविधाओं का, सारी सुख सुविधाओं का, नेटिव लैंड का, प्रॉपर्टी, वाहन, गाड़ी, बंगला, इन सारी चीजों का घर माना जाता है। अब ये सूर्य देवता शुक्र के अति शत्रु भी हैं, लेकिन कुंडली में एक अच्छे घर के मालिक हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बने कि किसी ग्रह के पास में एक अच्छा डिपार्टमेंट हो लेकिन वो लग्नेश का एंटी पार्टी हो या लग्नेश का शत्रु हो, तो वो ग्रह एक एवरेज प्लेनेट माना जाता है, वो एक सम ग्रह की उपाधि ले लेता है। तो सूर्य देवता इस चार्ट में एक सम ग्रह बने, ना तो वो अच्छे हैं ना बुरे हैं। अब उनकी प्लेसमेंट डिसाइड करेगी वो कि कुंडली में किस तरह से रिजल्ट्स देंगे। तो हमने चंद्रमा के बारे में डिस्कस कर लिया, सूर्य के बारे में डिस्कस कर लिया, बुध के बारे में डिस्कस कर लिया। अब आते हैं हम मंगल देवता पर। तो शुक्र देवता ने मंगल देवता से शत्रुता निभाते हुए उनको सप्तम घर का मालिक बना दिया और 12th हाउस का मालिक बना दिया। तो मंगल और शुक्र आपस में शत्रु ग्रह माने जाते हैं, आपस में विरोधी दल के माने जाते हैं, लेकिन ये दोनों ग्रह पूरक भी माने जाते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि मंगल और शुक्र एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। तो लेकिन ये आपस में विरोधी दल के भी हैं। तो अगर यहाँ पे मंगल देवता 7वें घर के मालिक हैं, तो जब भी आप योग कारक मारक ग्रह निकालें तो कुंडली में दूसरे घर का मालिक और 7वें घर का मालिक जो भी बने उस पर आपको अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करके देखना है। जब भी आप अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करें तो ये चेक करना है कि दूसरे घर का मालिक और 7वें घर का मालिक लग्नेश का मित्र बना है या शत्रु बना है, या विरोधी दल का है या एंटी पार्टी का है। अगर शत्रु बना है, विरोधी दल का बना है, तो वो ग्रह मारक ग्रह कंसीडर किया जाता है। अगर दूसरे घर का मालिक और 7वें घर का मालिक लग्नेश का अगर मित्र बनता है तो वो कुंडली में योग कारक ग्रह माना जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं, मंगल देवता सप्तम घर के मालिक हैं। अब अष्टम टू अष्टम थ्योरी अप्लाई करेंगे। मंगल देवता 7वें घर के मालिक हैं और लग्नेश शुक्र देवते शत्रु माने जाते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में विरोधी दल के। मंगल देवताओं के सेनापति हैं, शुक्र दानव गुरु हैं, तो दोनों की पार्टियां अलग हो गई। जब दोनों की पार्टियां अलग हो गई तो मंगल देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि उनकी दूसरी राशि 12th हाउस में भी लिखी हुई है। वो जेल यात्रा के मालिक हैं, खर्च के मालिक हैं, आपके पति पत्नी के बीच के पर्सनल टाइम के भी मालिक हैं। तो मंगल देवता को इस चार्ट में 2 बुरे घर मिले हुए हैं, इसीलिए, और वो लग्नेश के शत्रु भी हैं, इसलिए मंगल देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। मंगल की दशा अंतरा जब भी चलेगी आपको परेशानी में डालेगी। इसी तरह से चंद्रमा इस कुंडली में एक मारक ग्रह बने थे, चंद्रमा की दशा अंतरा चलेगी, वो कभी भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं देगी। जब भी चंद्रमा की दशा अंतरा चले आपको दान पुण्य करना है, जब भी मंगल की दशा अंतरा चले आपको दान करना है। लेकिन मंगल देवता एक कंडीशन में अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं, क्योंकि मंगल की एक राशि 12th हाउस में आ गई। जब भी किसी ग्रह की एक राशि कुंडली के 6, 8, 12वें घर में आ जाए तो उस घर का मालिक जो है कहीं ना कहीं विपरीत राजयोग में आ सकता है। तो ये चेक कर लेना है कि क्या वो ग्रह मंगल ग्रह क्या
विपरीत राजयोग में आ रहा है। तो अगर मंगल की एक राशि 12वें घर में लिखी हुई है, अगर यही मंगल कुंडली के 6, 8वें, 12वें घर में अगर बैठते हैं तो मंगल विपरीत राजयोग की थ्योरी में आ जाएंगे। लेकिन वो थ्योरी अप्लाई होगी या नहीं होगी, इसके कुछ नियम हैं। अगर मंगल जो है 6, 8वें, 12वें में बैठे हैं और लग्नेश हमारे कुंडली के अच्छे भाव में बैठे हुए हैं और उनके पास में सड़बल और बल सफिशिएंट है, तो यही मंगल देवता 6, 8वें, 12वें घर में बैठकर भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे, क्योंकि वो विपरीत राजयोग की थ्योरी में आ जाएंगे। लेकिन विपरीत राजयोग की थ्योरी बहुत कम केसेस में अप्लाई होती है, तो जनरल आपको यही मान के चलना है कि मंगल देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। अब बृहस्पति देवता को क्या मिला इस चार्ट में? शुक्र देवता दानव गुरु हैं और बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, तो ये आपस में शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो शुक्र देवता ने बृहस्पति देवता से अपनी शत्रुता निभाते हुए उनको अष्टम घर का मालिक बना दिया, मृत्यु स्थान का मालिक बना दिया, परेशानियों का मालिक बना दिया और उनको लाभ का भी मालिक बना दिया, एकादश भाव का मालिक बना दिया, छोटी मोटी बीमारियों के भी मालिक बना दिया। तो अति शत्रुता होने के कारण बृहस्पति की और कुंडली में बुरे घर के मालिक होने की वजह से बृहस्पति देवता इस चार्ट में मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। मैंने एक चीज और भी बताई थी, जब भी किसी ग्रह की एक राशि कुंडली के 6, 8वें, 12वें में आ जाए तो वो विपरीत राजयोग की थ्योरी में आ सकता है। अगर बृहस्पति इस चार्ट में 6, 8, 12 हाउस में बैठे हुए हैं तो यही बृहस्पति विपरीत राजयोग की थ्योरी में आ जाएंगे, लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशंस हैं जो आप जान चुके हैं, वो अप्लाई करेंगे तब हमें पता लगेगा कि बृहस्पति 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग की कंडीशन में आकर अच्छा रिजल्ट्स दे रहे हैं या विपरीत राजयोग की थ्योरी में नहीं आए हैं। तो आपको इस कुंडली में बृहस्पति देवता को मारक ग्रह ही कंसीडर करके चलना है, क्योंकि बृहस्पति देवता आपके मृत्यु स्थान आयु के मालिक हैं। तो बृहस्पति देवता इस कुंडली में अति मारक ग्रह बनते हैं। अब आते हैं, अब बृहस्पति देवता इस चार्ट में कहीं भी बैठ जाएं वो हमेशा आपको परेशान करेंगे, क्योंकि वो आपके शरीर का शत्रु ग्रह बन चुका है और शत्रु ग्रह आपसे हमेशा शत्रुता निभाएगा। अब आते हैं शनिदेव के ऊपर। शनिदेव को इस चार्ट में क्या मिला? तो शुक्र देवता ने शनि देव से मित्रता निभाते हुए उनको 9वें घर का मालिक बना दिया और 10वें घर का मालिक बना दिया। 9th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड बने हुए हैं शनिदेव। तो शनिदेव की दोनों राशियां, एक राशि केंद्र में आ गई, एक राशि त्रिकोण में आ गई, और वो 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं और कर्म के मालिक भी हैं, क्योंकि 10th हाउस में एक राशि आ रही है। तो शनि देवता एक अच्छे घर के मालिक होने की वजह से शनि देवता इस कुंडली में एक योग कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि वो नवमेश हैं, पिता के घर के मालिक हैं और ऊपर से वो शुक्र के मित्र ग्रह हैं। शुक्र दानव गुरु हैं और शनि देव उनके शिष्य माने जाते हैं। तो यहाँ पर मित्रता का रिलेशन होने की वजह से और पिता भाग्य के घर के मालिक होने की वजह से शनि देव इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह कंसीडर किए जाते हैं। अगर शनि देव की प्लेसमेंट चार्ट में कहीं अच्छी जगह हो जाए तो यही शनि देव बहुत अच्छा रिजल्ट्स देंगे। उस केस में आप शनि का नीलम भी रत्न धारण कर सकते हैं और उनसे लाभ भी ले सकते हैं। तो आज आपने जाना इस चार्ट में योग कारक मारक ग्रह कैसे डिसाइड किए जाते हैं। अब मैं आपको 2 मिनट में आपको मैं समराइज कर देता हूं। तो शुक्र देवता ने बुध देवता से मित्रता निभाते हुए उनको 2 अच्छे घरों का मालिक बनाया। तो बुध देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह बनते हैं। सूर्य देवता इस चार्ट में एक समग्रह बनते हैं। चंद्र देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह बनते हैं। बृहस्पति देवता भी इस चार्ट में मारक ग्रह बनते हैं और मंगल देवता भी इस चार्ट में मारक ग्रह कंसीडर किए जाते हैं। और शनि देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह कंसीडर किए जाते हैं। तो आपने 2 कैटेगरी के ग्रहों को कैलकुलेट कर लिया, योग कारक और मारक ग्रह। इसी पर सारी एस्ट्रोलॉजी चलती है। अगर आपने ये कैलकुलेट कर लिया कि आपके शरीर का मित्र ग्रह कौन सा है और आपके शरीर का शत्रु ग्रह कौन सा है, तो आप सारी चीजें आसानी से समझ जाएंगे। आप अपने से ही कुंडली विवेचन करना समझ जाएंगे।
अब हम बात करेंगे लाइव प्रैक्टिकल की। अगर ये ग्रह कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं तो किस तरह का रिजल्ट्स देंगे, आपको किस तरह का बेनिफिट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, एक शॉर्ट में मैं समराइज कर देता हूं। अगर यही शुक्र देवता जो लग्नेश है, कुंडली के चीफ मिनिस्टर हैं, जो पहले योग कारक ग्रह बने, अगर यही शुक्र देवता कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में जाके बैठेंगे तो वो मारक ग्रह बन जाएंगे। उस केस में शुक्र का रत्न भी धारण नहीं कर सकते हैं और शुक्र की दशा अंतरा हमेशा आपको प्रॉब्लम में डालेगी, क्योंकि योग कारक ग्रह जहां बैठेगा, जहां जाएगा, उस घर की वृद्धि कर देगा। अगर वो गलत भाव में बैठेगा तो गलत भाव की वृद्धि कर देगा, तो गलत चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी, तो फिर वो उस केस में मारक ग्रह कंसीडर किया जाता है। अगर शुक्र देवता चार्ट में कहीं भी सूर्य से अस्त हो जाए तो वो मारक ग्रह कंसीडर नहीं किया जाएगा, वो आपका मित्र ही माना जाएगा, क्योंकि शुक्र की रेज आपके शरीर पर पहुंच ही नहीं रही हैं। उस केस में आप शुक्र का रत्न, हीरा, जरकन, ओपल धारण करके उनसे लाभ ले सकते हैं। तो आपने जाना कि शुक्र देवता कहां कहां पर अच्छा रिजल्ट देंगे, और शुक्र देवता कन्या राशि में नीच के माने जाते हैं। तो शुक्र देवता अगर पंचम घर में भी बैठेंगे तो वो नीच के हो जाएंगे। इस केस में शुक्र का रत्न, हीरा, जरकन, ओपल आपको धारण नहीं करना है, वो आपको नुकसान देगा। तो आपने समझा शुक्र देवता कहाँ कहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर शुक्र देवता लग्न में बैठे, दूसरे घर में बैठे, चौथे घर में बैठे, 7वें घर में बैठे, 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में, शुक्र देवता बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और तीसरे घर में, 5वें घर में, छठे घर में, 8वें घर में, 12वें घर में अगर शुक्र देवता बैठेंगे तो वो बहुत बुरा रिजल्ट देंगे, एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। उस केस में आप शुक्र का रत्न धारण नहीं कर सकते हैं। एक अस्त की कंडीशन में आप, वो ग्रह कहीं भी बैठा हो, अगर सूर्य से अस्त हो गया हो तो आप धारण कर सकते हैं। अब आते हैं बुध देवता। बुध देवता इस कुंडली में योग कारक ग्रह बने, तो बुध देवता अगर तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में बैठेंगे तो बुध देवता एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। और अगर वो बुध देवता कहीं भी नीच के हो जाएं तो नीच के कहां पर होंगे, वो मीन राशि में। अगर बुध देवता मीन राशि में 11th हाउस में बैठे हैं तो वो नीच के कंसीडर किए जाएंगे। ऐसे में बुध देवता एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि बुध देवता की नीचता बढ़ चुकी है। तो नीच ग्रह का रत्न कभी भी धारण नहीं किया जाता है, उसके सिर्फ पाठ पूजन दान करके ही उस ग्रह को शांत किया जाता है। तो बुध देवता चार्ट में पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में, 10वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, बाकी की जगह पे वो नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अब आते हैं सूर्य देवता के ऊपर। सूर्य देवता कहाँ कहाँ पर अच्छा रिजल्ट देंगे, तो सूर्य देवता पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, 5वें घर में, 7वें घर में, 9वें घर में, 10वें घर में और 11वें घर में सूर्य देवता बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में अगर सूर्य जाके बैठेंगे तो वो मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे, उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा। उस केस में सूर्यदेव एक मारक ग्रह की तरह रिजल्ट देंगे। चंद्र देवता इस चार्ट में कहीं भी बैठे वो हमेशा मारक ग्रह की तरह ही रिजल्ट्स देंगे, उनकी दशा अंतरा कभी भी अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे सकती है। मंगल देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह बने थे, तो मंगल देवता इस चार्ट में कहीं भी बैठ जाएं वो एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाएंगे। अगर मंगल 6, 8, 12 में विपरीत राजयोग की थ्योरी में आ जाएं तो वो अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं। बृहस्पति देवता भी इस कुंडली में एक मारक ग्रह बने हुए हैं, तो बृहस्पति का रत्न कभी भी धारण नहीं किया जाएगा। इस कुंडली में बृहस्पति देवता अगर कुंडली के 6, 8, 12 घरों में बैठे हुए हैं और विपरीत राज्यों की थ्योरी में आ जाएं तो बृहस्पति देवता यहाँ पर अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं। अदरवाइज वो पूरी कुंडली में जहां भी बैठेंगे वो प्रॉब्लम का रास्ता ही खोलेंगे, क्योंकि बृहस्पति देवता इस चार्ट में एक मारक ग्रह बनते हैं। ये बृहस्पति देवता चाहे कहीं भी बैठे आपको नुकसान करेंगे, क्योंकि वो आपके शत्रु ग्रह हैं। शनि देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह बने थे, तो शनि देवता कुंडली के अगर तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में बैठेंगे तो शनि
देवता एक मारक ग्रह बन जाएंगे, फिर शनि का रत्न धारण नहीं किया जाएगा, शनि आपको परेशान करके रख देंगे। अगर शनि देवता कुंडली के पहले घर में, दूसरे घर में, चौथे घर में, पांचवें घर में, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में और 11वें घर में अगर बैठेंगे शनि देवता, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। वो कहां कहां पर खराब रिजल्ट देंगे? कुंडली के तीसरे, छठे, 8वें, 12वें घर में अगर शनिदेव उदय अवस्था में बैठे हैं तो शनिदेव आपके शत्रु ग्रह कंसीडर किए जाएंगे, फिर वो हमेशा आपके लिए नुकसान ही करेंगे। अब आपने शनिदेव के बारे में समझ लिया, तो आपने जाना कि किस तरह से ग्रह रिजल्ट्स देते हैं। अब मैं लाइव प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूं, एक कुंडली का विवेचन करके, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आप चार्ट पर देख रहे होंगे ये वृष लगन की कुंडली है, और वृष लगन की कुंडली में ग्रह कहां कहां बैठे हुए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इनके चौथे घर में शुक्र, बुध, मंगल 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। सूर्य 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, गुरु 5म घर में बैठे हुए हैं, राहु 6th हाउस में बैठे हुए हैं, शनि 7th हाउस में बैठे हुए हैं, और चंद्रमा 8th हाउस में बैठा हुआ है, और केतु 12th हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये अब हमको सबसे पहले क्या करना है? योग कारक और मारक ग्रह कैलकुलेट करना है। अब हम कैलकुलेट करेंगे ग्रहों की प्लेसमेंट के बेसिस पे, क्योंकि जो हमने मारक कारक अभी कैलकुलेट किए थे वो थ्योरी के हिसाब से थे। अब हम लाइव प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं, तो प्रैक्टिकली वो ग्रह अब मारक बना कि कारक बना, ये चीजें अब हम डिसाइड करेंगे। तो अब बात करते हैं शुक्र देवता की प्लेसमेंट पर। शुक्र देवता लग्नेश हैं और छठे घर के मालिक हैं, तो पहले ये योग कारक ग्रह बने। अगर शुक्र इस चार्ट में चौथे घर में बैठे हुए हैं, मतलब बच्चा खुद उठ के चौथे घर में सुख सुविधाओं के घर में चला गया, तो बच्चा के जन्म के बाद में सुख सुविधाएं उसको जरूर मिलती हैं। वो धीमे धीमे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी ग्रोथ होती जाती है। तो ये एक फीमेल की कुंडली है। तो अब आप समझिए कि शादी के बाद में या जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होना चालू हो जाती है, क्योंकि बच्चा खुद उठ के चौथे घर में गया है, तो इनके सुख सुविधाएं बढ़ने का योग बनता है। आफ्टर मैरिज इनकी सुख सुविधाएं बढ़ जाएंगी। एक अच्छे खासे परिवार में जहां पर प्रॉपर्टी का सुख होगा, धन होगा, वाहन होंगी, गाड़ियां होंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, जहां पर इनको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये खुद उठ के सुख सुविधाओं के घर में गई हैं, तो इनको लाइफ में सुख सुविधाएं सारी मिलेंगी। तो शुक्र देवता कुंडली के चौथे घर में एक अच्छे घर में बैठे हुए हैं, तो शुक्र देवता इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह बन चुके हैं, उनके थ्योरी के हिसाब से भी और प्रैक्टिकली भी। तो अब शुक्र देवता यहां पर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर शुक्र देवता चौथे घर में बैठे हैं तो प्रॉपर्टी का सुख देंगे, धन का सुख देंगे, सारी सुख सुविधाएं दे देंगे, वाहन, गाड़ी, भूमि, बंगला, सारी चीजें इनको धीमे धीमे मिल जाएंगी। और शुक्र देवता 7वें घर के मालिक हैं, तो शुक्र की दशा अंतरा चलेगी तो वो धीमे धीमे इनके रोग खत्म कर देंगे, कर्जा खत्म कर देंगे, शत्रु खत्म कर देंगे। तो शुक्र का रत्न यहां पर धारण किया जा सकता है। अगर ये शुक्र का रत्न धारण करते हैं तो इनके रोग बॉडी से खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो रोग भाव के स्वामी हैं। अब रोग भाव के स्वामी हैं मतलब रोगों का डिपार्टमेंट शुक्र के हाथ में, और शुक्र हमारा मित्र ग्रह, तो मित्र ग्रह कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा, तो आपके शरीर में रोग को वो कम करना चालू कर देगा। तो ऐसे केसेस में अगर आप शुक्र का रत्न, ओपल, हीरा, जरकन अगर धारण करते हैं और कहीं ना कहीं अगर हेल्थ प्रॉब्लम पीछे किसी की वजह से आई है, तो वो रोग खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। रोगों को कम इजीली किया जा सकता है, पूरी तरह से स्वस्थ रहा जा सकता है अगर ये यहां पर ओपल, जरकन, हीरा को धारण करते हैं तो, क्योंकि वो छठे घर के मालिक हैं और वो आपके शरीर का मित्र है। मित्र ग्रह आपके लिए हमेशा बेनिफिट देगा, शत्रु ग्रह आपके लिए नुकसान करेगा। तो शुक्र देवता इस कुंडली में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, कामकाज में वृद्धि कर रहे हैं, और शुक्र पति के कारक भी माने जाते हैं, तो हस्बैंड की भी वो ग्रोथ कहीं ना कहीं कर देंगे। तो यहां पर शुक्र का रत्न, ओपल इनको जरूर पहनना चाहिए। सारी सुख सुविधाओं में वृद्धि हो जाएगी, कामकाज में वृद्धि हो जाएगी और सुख समृद्धि
कहीं ना कहीं इनको जरूर मिलेगी। अब आते हैं बुध देवता पर। बुध देवता थ्योरी के हिसाब से इस चार्ट में एक योग कारक ग्रह बने थे, तो योग कारक ग्रह की अब प्लेसमेंट चेक करनी है, वो कहां पर बैठे हैं। तो बुध देवता भी चौथे घर में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि चौथे घर में बुध देवता आने से एक योग कारक ग्रह बन चुके हैं। यही बुध देवता अब पूरे चार्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। जब भी बुध की दशा अंतरा चलेगी, धन बढ़ना चालू हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरे घर के मालिक हैं। सेविंग बढ़ जाएंगी, परिवार के लिए अच्छा हो जाएगा, परिवार में खुशियां आ जाएंगी, क्योंकि खुशियां उठा के, परिवार को उठा के सुख सुविधाओं में रख दिया, तो परिवार में ग्रोथ होने का योग बनेगा। और वो बच्चों के घर के मालिक हैं, बच्चों को भी उठा के सुख सुविधाओं के घर में रखा हुआ है। तो ऐसे केसेस में ये जो है अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं जरूर देते हैं, अपने बच्चों के लिए सपोर्टिव पिलर बन जाते हैं ये, और सारी सुख सुविधाएं कहीं ना कहीं ये अपने बच्चों को दे देते हैं। सारी सुख सुविधाएं जैसे बंगले का सुख मिलता है, गाड़ियां, नौकर चाकर, सारी चीजें इनको अपने आप इनके बच्चों को मिलेंगी जरूर। अब चाहे बच्चे का चार्ट कैसा भी है, लेकिन इनके बच्चों को सुख सुविधाएं जरूर मिलेंगी, क्योंकि संतान का मालिक उठ के सुख सुविधाओं के घर में आया है, और उसी सुख सुविधाओं के घर में शुक्र भी बैठे हुए हैं। तो संतान और ये खुद स्वयं चौथे घर में विराजमान हैं, तो पूरा ही परिवार एक तरह से सुख सुविधाओं के घर में गया है। तो इनके शुक्र और बुध की दशा अंतरा हमेशा पूरे परिवार की ग्रोथ में बहुत बड़ी हेल्प करेगी। अब बुध और शुक्र साथ में बैठे हुए हैं, दो मित्र ग्रह जब भी साथ बैठेंगे उनका बल बढ़ जाता है, क्योंकि अगर दो मित्र हैं, दोनों साथ में बैठे हुए हैं, तो वो अपनी क्षमता से ज्यादा रिजल्ट्स देते हैं। अगर कोई शत्रु और अगर एक मित्र और शत्रु दो साथ में बैठे हुए हैं, तो उनके रिजल्ट्स में कमी आ जाती है, क्योंकि एक शत्रु साथ में है और एक मित्र साथ में, तो ऐसे में मित्र ग्रह अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे पाता है। तो उस केस में आपको रत्न धारण करना चाहिए। अब यहां बुध शुक्र दो मित्र साथ बैठे हुए हैं, तो इनका बल बढ़ जाएगा, और बुध शुक्र की युति एक विष्णु लक्ष्मी राजयोग बनाती है। तो ये एक राजयोग भी बन रहा है, और वो भी चौथे घर में बन रहा है। तो ऐसा इंसान करोड़पति भी बनता है, करोड़पति घर में सरवाइव करता है, आफ्टर मैरिज करोड़ों रुपए आने का योग भी बनता है। तो ऐसे केसेस में देखा गया है कि यही राजयोग इनको अच्छे ससुराल में, शादी के बाद में करियर में ग्रोथ करा देगा। इनके हस्बैंड की सारी सुख सुविधाएं इनको भी मिलेंगी, इनके परिवार को भी मिलेंगी। तो आफ्टर मैरिज इनके बहुत अच्छे योग हैं, और लाइफ में परेशानियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी। अब देखिए, बुध शुक्र साथ में बैठे हुए हैं, और साथ में मंगल देवता बैठे हुए हैं, और मंगल इस कुंडली में एक मारक ग्रह कंसीडर किए जाते हैं। तो मंगल के साथ में आने से अब मंगल क्या करेंगे, मंगल शत्रु है, तो शत्रु ग्रह का काम होता है चीजों को खराब करना। तो यही मंगल अब यहां पर बैठने से वो सुख सुविधाओं में कमी लेकर आएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। मंगल और शुक्र की शत्रुता है, मंगल और बुध की अति शत्रुता है। तो ये मंगल जो है सुख सुविधाओं में कमी लेके आएगा। किस तरह से कमी लेके आएगा, क्योंकि मंगल और बुध साथ में बैठे हुए हैं, तो वो बच्चों से रिलेटेड परेशानी क्रिएट करेगा, बच्चों के कारण परेशानियां आना चालू होंगी। तो बच्चों के कारण परिवार में सुख सुविधाओं में कमी आ जाएगी। हो सकता है कि बच्चे पढ़े लिखे ना, बच्चों को गुस्सा ज्यादा आए, हो सकता है बच्चों के साथ में कुछ और परेशानी हो, जिसकी वजह से इनको सुख सुविधाओं में कमी लेके आएगा। मंगल और शुक्र साथ में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी भी सुख सुविधाओं में वो कमी कर देगा। मतलब ऐसा इंसान अगर ऑडी में भी चल रहा है, एसी में भी बैठा हुआ है, तो भी वो टेंशन में बैठा जरूर होगा, सोच ही रहा होगा कि दुनिया भर की वो बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होंगी, लेकिन उसको सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बैठा जरूर अच्छी गाड़ी में, लेकिन उसका दिमाग कहीं टेंशन में लगा हुआ है। तो यही मंगल ये सुख सुविधाओं में कमी करेगा, इस तरह से उनकी समस्याओं को बढ़ाएगा, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं तो शुक्र बुध ने दे दी। अब यही मंगल उसमें प्रॉब्लम का रास्ता खोलेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। और कौन कौन से ग्रह प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे वो मैं आगे डिस्कस करता हूं।
तो मंगल इस चार्ट में शत्रु होने की वजह से मंगल अब इनकी सुख सुविधाओं में कमी करेगा, कर्म पे पड़ेगी, कामकाज में दिक्कत परेशानी क्रिएट करेगा। और 10वें घर से हम घुटनों की स्थिति देखते हैं, तो कहीं ना कहीं यही मंगल इनके घुटनों से रिलेटेड समस्या को एक्टिवेट जरूर करने की कोशिश करेगा। वो अपनी दशा अंतरा में ही इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। जब मंगल की दृष्टि इनके 11th हाउस पे पड़ेगी तो मंगल छोटे मोटे रोग को डेवलप कर देगा, मन की इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अब आते हैं बृहस्पति के ऊपर। बृहस्पति इनके चार्ट में एक मारक ग्रह बने थे, तो बृहस्पति मारक ग्रह होने की वजह से वो शत्रुता ही निभाएगा और जाके बैठे हुए हैं वो बच्चे के घर में, संतान के घर में। तो बृहस्पति संतान की ग्रोथ नहीं होने देगा, ये बच्चों को परेशानी देगा। मिस कैरेज जैसे जब इनकी शादी के बाद में अगर बेबी होने का जो भी वो बनेगा तो बेबी डिले होने का योग बनेगा थोड़ा सा, क्योंकि बृहस्पति इनके बच्चे के संतान के घर में गए जो कि संतान को कष्ट देंगे। लेकिन ज्यादा परेशानी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि पंचम घर के मालिक बुध देवता है जो कि अच्छे घर में बैठे हुए हैं। तो बृहस्पति देवता छोटी मोटी परेशानी देंगे लेकिन बुध देवता उनको खत्म जरूर कर देंगे। तो पंचम घर में बैठे बृहस्पति देवता बच्चे को नुकसान देंगे, इनके पेट में परेशानी देंगे, इनके गर्भाशय से रिलेटेड कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानी देंगे और पेट में कॉन्स्टिपेशन बने रहना, गैस की प्रॉब्लम रहना, इस तरह का वो योग बनाएंगे। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब इनके भाग्य भाव पे पड़ेगी तो पिता को वो परेशान देगी, भाग्य में कमी लेके आएगी। जब इनकी 7वीं दृष्टि इनके 11th हाउस पे पड़ेगी तो छोटे मोटे रोग बढ़ा देगी, इनकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं होने देगी, बड़े भाई बहनों से थोड़ा सा मनमुटाव की स्थिति भी क्रिएट करा देगी। और बृहस्पति की जब 9वीं दृष्टि इनके ऊपर खुद पड़ेगी लगन भाव पे तो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट को वो जन्म देगी। थोड़ा सा बुद्धिमान जरूर बना देंगे बृहस्पति, लेकिन कहीं ना कहीं वो नेगेटिव थॉट, नेगेटिव थिंकिंग, थोड़ा सा इस तरह का नेचर जरूर डेवलप हो जाएगा। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि ऊपर आने से कहीं ना कहीं सीधा साधा सिंपल नेचर, सौम्य नेचर जरूर रहेगा। अब राहु इनके 6ठे घर में बैठे हैं और केतु 12th हाउस में बैठे हुए हैं। राहु अपने मित्र राशि में बैठा है लेकिन वो मित्रता के रिजल्ट्स नहीं देगा क्योंकि वो गलत भाव में बैठे हुए हैं। अगर राहु कुंडली के गलत भाव में भले ही मित्र राशि में बैठे हों, वो मारक ग्रह ही कंसीडर किए जाएंगे। तो यहां राहु केतु दोनों मिलकर खराब रिजल्ट्स देंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों को डेवलप कर देंगे। तो ऐसे केसेस में ये नौकरी नहीं करने देंगे राहु केतु दोनों को, क्योंकि राहु केतु का इस चार्ट में बल बहुत ज्यादा है और दोनों बकरी भी चल रहे हैं। तो ये दोनों ग्रह कहीं ना कहीं इनके नौकरी में परेशानी क्रिएट करेंगे, सुख सुविधाओं में प्रॉब्लम देंगे। अब राहु की दृष्टि इनके कामकाज पे पड़ी, कामकाज में प्रॉब्लम देंगे। राहु की दृष्टि 12th हाउस पे पड़ी तो वो व्यय करा देंगे, खर्चा करा देंगे, हॉस्पिटल के बिल बढ़ा देंगे। राहु की दृष्टि जब इनके 2nd हाउस पे पड़ेगी तो वो परिवार में कलह कलेश बढ़ाने का काम करेंगे। तो राहु देवता परिवार में कलह कलेश बढ़ा देंगे, परिवार में जो भी बच्चे होंगे उनको परेशानी देंगे, हस्बैंड को परेशानी देंगे, इनको भी परेशानी देंगे, मतलब पूरा परिवार को पीस के रख देंगे यहां पर राहु देवता, क्योंकि उनका बल बहुत ज्यादा है। जब भी राहु की दशा अंतरा चलेगी परिवार में कलह कलेश, धन की हानि, ये सारे योग बनाएंगे। अब केतु देवता क्या करेंगे? केतु देवता की 5म दृष्टि इनके सुख भाव पे पड़ रही है, 4थे घर पर। तो केतु क्या करेंगे? केतु इनकी सुख सुविधाओं में कलह कलेश मचा देंगे, सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी उसमें वो कमी लेके आ जाएंगे। अब केतु की दृष्टि जब 7 में 6ठे घर पे पड़ेगी तो वो रोग को भी डेवलप कर देगा। केतु की 9वीं दृष्टि हमारे 8th हाउस पे पड़ रही है। 8th हाउस में हमारे चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो केतु ने चंद्रमा पे ग्रहण भी लगा दिया और 8th हाउस को एक्टिवेट भी कर दिया। अब चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा तो कहीं ना कहीं इनके छोटे भाई बहनों को नुकसान होने का योग बनेगा, उनकी परेशानियां बढ़ने का योग बनेगा। और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है, मां का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं मां की हेल्थ में भी गिरावट ले आएगा। और चंद्रमा मन का कारक, मन के ऊपर ग्रहण लगा है तो कहीं ना कहीं वो मन को अशांत रखेगा। सारी चीजें होने के बावजूद भी हर समय दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, ऑब्स्टेकल आएंगी, परेशानियां
बनाएंगी, हर काम काज में एक नई ऑब्स्टेकल क्रिएट जरूर हो जाएगी चंद्रमा की दशांतरा में और केतु की दशा अंतरा में। क्योंकि केतु और चंद्रमा, केतु ने चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगाया हुआ है, तो वो मन को कमजोर कर देगा, नेगेटिव थॉट बढ़ा देगा और लंबी चलने वाली बीमारियों को निमंत्रण दे देगा और दुर्घटना जैसे योग भी बनाएगा। ओवर थिंकिंग की वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। हर समय इनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, जिसकी वजह से इनको मानसिक तनाव खूब बढ़ेगा। अब केतु ने चंद्रमा पर ग्रहण लगाया हुआ है, तो चंद्रमा की दशांतरा कैसा रिजल्ट देगी? क्योंकि ग्रहण लग रहा है तो चंद्रमा यहां पीड़ित है, तो चंद्रमा की जब दृष्टि दूसरे घर पर पड़ेगी तो वो परिवार में कलह कलेश का रीजन बन जाएगी, धन हानि का योग बनाएगा, एक बड़ा पैसा जल्दी जोड़ने नहीं देगा। लेकिन हमारे बुध देवता दूसरे घर के मालिक हैं, तो अगर ये पन्ना धारण कर लेती हैं तो चंद्र देवता परिवार में कलह कलेश नहीं बढ़ा पाएंगे। केतु राहु भी इनके परिवार में कलह कलेश नहीं बढ़ा पाएगा। तो इनके लिए सबसे अच्छा रत्न पूरे चार्ट में बनता है बुध का रत्न पन्ना और शुक्र का रत्न ओपल। अगर ये दोनों रत्न एक साथ ये पहनती हैं तो इनकी लाइफ में जो चल रही प्रॉब्लम है, मैक्सिमम 90% प्रॉब्लम इमीडिएट स्टॉप हो जाएंगी और 10% प्रॉब्लम इनके दान से ठीक हो जाएंगी। अगर ये अच्छे क्वालिटी का ओपल और अच्छे क्वालिटी का पन्ना, कोलंबियन पन्ना अगर ये धारण करती हैं तो आई थिंक ये सारी चीजें अपनी लाइफ में ठीक कर सकती हैं। कैसे ठीक करेंगी? क्योंकि दूसरे और पांचवें घर के मालिक हैं बुध देवता, और बुध देवता का रत्न पहनते ही पांचवां घर सेफ हो जाएगा, दूसरा घर सेफ हो जाएगा। तो जो चंद्रमा इनके परिवार में कलह कलेश बढ़ा रहा है, जो राहु इनके परिवार में कलह कलेश बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं वो शांत हो जाएंगे। क्योंकि हम परिवार की रक्षा करेंगे फिर रत्न पहन के, तो कहीं ना कहीं परिवार में कलह कलेश खत्म हो जाएंगी और ओपल पहनने से सुख सुविधाएं जो मिली हुई हैं उनमें वृद्धि भी हो जाएगी, रोग भाव भी खत्म हो जाएगा। जो राहु छठे घर में बैठ के लंबी चलने वाली बीमारियां जो एक्टिवेट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको कम करने में हेल्प हो जाएगी। तो इनको अगर एक अच्छे जीवन में आगे बढ़ना है, अच्छा लाइफ निकालना है, तो शुक्र का रत्न ओपल इनको पूरे लाइफ लॉन्ग पहन के रखना चाहिए, पन्ना को भी लाइफ लॉन्ग पहन के रखना चाहिए। अब आते हैं शनि देवता के ऊपर। शनि देवता इनके भाग्य के मालिक हैं और कर्म के मालिक हैं, और शनि देवता 7th हाउस में बैठे हुए हैं। अब देखिए शनि देवता 7th हाउस में बैठे हुए हैं। अब बात करेंगे हम यहाँ पर शनिदेव कैसा रिजल्ट देंगे। बहुत सारे लोग डर जाएंगे, अरे भाई शनिदेव सप्तम घर में बैठे हैं, दाम्पत्य जीवन खराब कर देगा। कुछ खराब नहीं करेगा, क्योंकि शनिदेव इस कुंडली में योग कारक ग्रह हैं। योग कारक ग्रह मतलब आपके शरीर का मित्र ग्रह, तो मित्र ग्रह कभी भी आपको नुकसान दे ही नहीं सकता है, ना ही आपके दाम्पत्य जीवन में कोई नुकसान देगा। हाँ, थोड़ा सा शादी तब करनी चाहिए जब आपका मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाए, मतलब आपको 27, 28, 30 साल पे ही शादी करना चाहिए, क्योंकि शनिदेव सप्तम में बैठे हैं। ऐसे शनिदेव चाहते हैं कि पहले आप ज्ञान ले लो, ज्ञान अर्जित कर लो, जल्दी शादी मत करो, तब मैं शादी में कोई परेशानी क्रिएट नहीं करूंगा। तो शनिदेव सप्तम घर में यहां बैठे हुए हैं, लेकिन वो मित्र हैं, तो मित्र ग्रह कभी भी दाम्पत्य जीवन में 1% भी प्रॉब्लम नहीं लेके आएगा। लेकिन बहुत सारे पोंगा पंडित यहां पर शनि को सप्तम घर में देखते ही कहेंगे कि इनके तो तलाक हो जाएंगे, और ये मांगलिक भी इनको बोल दिया जाएगा। अब मैं बताऊंगा कि यहां पर मंगल देवता चौथे घर में बैठे हुए हैं, तो ये चौथे घर में मंगल देवता बैठने से ये एक मांगलिक हो जाएंगी, लेकिन ये मांगलिक योग कैंसिल्ड हो रहा है, वो भी दो तरीके से कैंसिल्ड हो रहा है। अब ये मैं बताऊंगा किस तरह से कैंसिल्ड हो रहा है। अब देखिए मंगल की चौथी दृष्टि अपने घर पर पड़ रही है दाम्पत्य जीवन पर, तो ये मांगलिक होने के बावजूद भी मंगल अपने घर की रक्षा करेगा। तो यही मंगल अपने दाम्पत्य जीवन को नहीं बिगाड़ने देगा, क्योंकि ये मंगल जो है अब इनके दाम्पत्य जीवन की रक्षा करेगा। क्योंकि मंगल शत्रु जरूर है, लेकिन वो अपने घर को देख रहा है। कोई भी ग्रह, चाहे मित्र हो, शत्रु हो, कोई भी हो, कोई भी इंसान अपने घर का नुकसान कभी नहीं करता है। तो मंगल यहां पर अपने घर को देख रहे हैं, चौथी दृष्टि से मंगल 7वें घर को देख रहे हैं, तो वो इनके दाम्पत्य जीवन को बचा के रखेंगे, प्रॉब्लम में नहीं आने देंगे। तो मंगल की चौथी दृष्टि इनके दाम्पत्य जीवन को स्टेबिलिटी में लेके आएगी। तो यहां पर मंगल जो है
मारक ग्रह होने के बावजूद भी यहां पर मांगलिक योग कैंसिल्ड माना जाता है, यहां पर मांगलिक योग कंसीडर किया ही नहीं जाएगा। अगर आपको किसी ने मांगलिक बोल दिया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो यहां पर बैठे हुए मंगल भी मांगलिक योग नहीं बना रहे हैं, क्योंकि मांगलिक योग कैंसिल्ड हो रहा है, क्योंकि मंगल खुद अपने घर को देख रहा है और शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है। और ये कैंसिलेशंस के बहुत सारे रूल्स हैं। अगर बृहस्पति की दृष्टि कहीं से भी मंगल के ऊपर आ जाए तो भी मांगलिक योग कैंसिल्ड माना जाता है। शनि की दृष्टि कहीं से भी मंगल के ऊपर पड़ जाए तो भी मांगलिक योग कैंसिल्ड माना जाता है। अगर सातवें घर का मालिक अपने ही घर को देख रहा है कहीं से भी बैठ के तो भी मांगलिक योग कैंसिल्ड माना जाता है। तो आपने इस केस में जान लिया कि ये मांगलिक नहीं है, क्योंकि मांगलिक योग कैंसिल्ड हो रहा है। तो इनकी शादी नॉन मांगलिक से ही की गई है और नॉन मांगलिक से इनके करीब शादी, इनकी एज हो गई है 50-55 और इनकी लाइफ में 1% भी प्रॉब्लम नहीं आई है मैरिज से रिलेटेड। एक अच्छा दाम्पत्य जीवन इन दोनों ने बिताया है। तो यहां पर ये मांगलिक कंसीडर नहीं की जाएंगी। ऐसे केस में इनके हस्बैंड जो भी होंगे वो नॉन मांगलिक से ही इनको शादी करनी चाहिए। शनि देवता सप्तम घर में बैठे हुए हैं, तो सप्तम घर में बैठे हुए शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने ही घर पे पड़ रही है, तो इनका भाग्य बहुत अच्छा कर देंगे। कुंडली एक बहुत अच्छी मानी जाएगी क्योंकि वो अपने ही घर को देख रहे हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि भाग्य में वृद्धि कर देगी, परिवार पिता की रक्षा करेगी, सारी चीजें और धार्मिक प्रवृत्ति का बना देंगे। पूजा पाठ में खूब मन लगेगा इनका, तो ये धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। शनि की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है सातवीं दृष्टि, तो न्यायप्रिय पर्सनैलिटी हो जाएगी। पर्सनैलिटी में 4 चांद लग जाएंगे। और शनि की दृष्टि पड़ रही है चौथे घर पे, सारी सुख सुविधाएं दे देंगे, प्रॉपर्टी दे देंगे, धन दे देंगे, हर चीज इनको अपने आप मिल जाएगी आफ्टर मैरिज, क्योंकि शनिदेव सप्तम घर में बैठ के आफ्टर मैरिज सारी सुख सुविधाएं इनको बढ़ाने का योग बना रहे हैं। तो आपने जाना ग्रह किस तरह से रिजल्ट्स देते हैं। अब सूर्य इनके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, तो सूर्य 3rd हाउस में बैठने से एक मारक ग्रह बन जाएगा, क्योंकि सूर्य स्टार्ट में एक एवरेज प्लेनेट कंसीडर किया था, एक सम ग्रह बना था, लेकिन उसकी प्लेसमेंट 3rd हाउस में आने से सूर्य यहां पर नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। वो मारक ग्रह बन चुके हैं, तो ऐसे में सूर्य की दशा अंतरा जब भी चलेगी वो एक मारक ग्रह की तरह रिजल्ट्स देंगे, परेशानियां देंगे, फिजूल का हार्डवर्क बढ़ा देंगे। सुख सुविधाओं को उठा के हार्डवर्क में रख दिया, मतलब सुख सुविधाएं में कमी लेके सूर्य देवता आ जाएंगे। तो जो इनकी सुख सुविधाएं जो मिल रही थी बुध शुक्र की वजह से, उनमें यही सूर्य देवता अड़ंगे लगा देंगे। सूर्य देवता परेशानी क्रिएट कर देंगे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्प्यूट करवा देंगे और छोटे भाई बहनों से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ डिस्प्यूट करवा देंगे। तो ऐसे में सूर्य का रत्न भूल के भी धारण नहीं किया जाएगा। सूर्य को रेगुलर जल देके शांत करना है। यहां पर जैसे ही सूर्यदेव शांत होंगे इमीडिएट इनकी सुख सुविधाओं में आ रही प्रॉब्लम्स धीमे धीमे खत्म हो जाएंगी। तो इस चार्ट में सूर्यदेव, राहु केतु और मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा ये सारे के सारे नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं। और बुध, शुक्र और शनि मात्र 3 ग्रह पूरे चार्ट में बैलेंस बना के रखे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, अच्छा राजयोग बना रहे हैं। शनि ने भी एक अच्छा योग बनाया हुआ है, क्योंकि शनि केंद्र में बैठ के त्रिकोण में के अपने ही घर को देख रहा है, ये भी राजयोग से कम नहीं माना जाएगा। तो ये बुध का ओपल, बुध का पन्ना, शुक्र का ओपल रत्न लाइफ लॉन्ग धारण कर सकती हैं, और ये शनि का नीलम रत्न भी धारण कर सकती हैं। अगर ये तीनों रत्न धारण करती हैं तो लाइफ में कहीं ना कहीं इनको जो परेशानियां आ रही हैं वो परेशानियां पूरी तरह से खत्म जरूर हो जाएंगी और जीवन में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो आज आपने जाना कि रत्न किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। जो राहु इनके पारिवारिक कलह कलेश को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो चंद्रमा इनके पारिवारिक कलह कलेश को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जब भी राहु और चंद्रमा की दशा अंतरा चलेगी इनके परिवार में मुसीबत आने का योग बना देगी। तो ऐसे केसेस में अगर इनके हाथ में पन्ना नहीं होगा तो परिवार को नहीं बचाया पाएंगे, क्योंकि चंद्र और राहु मिलकर दोनों ही परिवार का सत्यानाश कर देंगे, परिवार में कलह कलेश बढ़ा देंगे, धन की हानि कर देंगे और परेशानियों का माहौल बना रहेगा। हो सकता है बच्चों के साथ में कोई परेशानी लगी रहे जिसकी वजह से बच्चों की ग्रोथ में कमी आ जाए। तो यही राहु चंद्रमा ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। तो यहां पर राहु चंद्रमा के दान करने हैं रेगुलर। राहु का दान होगा सूर्यास्त के बाद में
में हर शनिवार को चाय पत्ती अगरबत्ती का दान कर देना है, राहु शांत हो जाएंगे। चंद्रमा के लिए सोमवार को शिव जी पर दूध चढ़ा सकते हैं या पानी चढ़ा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा पानी ही चढ़ाइएगा, दूध किसी को दान कर दीजिएगा, क्योंकि वो किसी के पेट में जाएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। तो चंद्रमा के लिए आपको दूध, चीनी, चावल का सोमवार को दान कर सकते हैं। राहु के लिए चाय पत्ती, अगरबत्ती, गोमय जल प्रवाह ये शनिवार को और सूर्यास्त के बाद में करना है, और अमावस्या के दिन भी ये दान करना है। केतु के लिए आप अचार का दान कर सकते हैं मंगलवार को और अमावस्या को आफ्टर सनसेट। अमावस्या को आप किसी भी समय कर सकते हैं, उसमें सूर्यास्त नहीं देखना है, क्योंकि अमावस्या के दिन शनि, राहु, केतु तीनों का प्रभाव रहता है, तो उस दिन आप किसी भी समय आप दान कर सकते हैं। तो केतु का दान के लिए आप कुत्ते की सेवा कीजिए, कुत्ते को कुछ खाना दीजिए और अचार का दान करते रहिएगा सूर्यास्त के बाद में मंगलवार को और अमावस्या को। बृहस्पति इनके चार्ट में मारक ग्रह बने हैं, जो कि अष्टमेश से, जो पेट से रिलेटेड और संतान को समस्याएं दे रहे हैं। तो ऐसे केसेस में बृहस्पति के पाठ पूजन रेगुलर करने चाहिए, बृहस्पति के केले के पेड़ की रेगुलर पूजा करनी चाहिए, और हर थर्सडे को कोई ना कोई पीले रंग की चीजों का दान करना चाहिए, जैसे चने की दाल दान कर दी, केले का दान कर दिया, और चना के भुने हुए चने किसी गरीब को दे दिया। तो इससे बृहस्पति देवता को इजीली शांत किया जा सकता है। या हल्दी की कुछ गांठें जल प्रवाह कर दें, इससे बृहस्पति देवता शांत हो जाएंगे, परेशानियां शांत हो जाएंगी। और सूर्य देवता इनके तीसरे हाउस में बैठे हैं, जो कि मारक बन चुके हैं, तो ऐसे में सूर्य को रेगुलर जल देके इनको शांत करना है। संडे के दिन में ये दलिया का दान कर सकते हैं, जैसे ही दलिया का दान करेंगे इनकी सुख सुविधाओं में आ रही परेशानियां ऑटोमेटिक खत्म हो जाएंगी। तो रेगुलर सूर्य को जल दें और संडे को दलिया का दान कर दें, इसी से इनकी लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम स्टेबिलिटी में आ जाएंगी। तो आज आपने जाना कि किस तरह से ग्रह मारक कारक देखे गए, किस तरह से ग्रह रिजल्ट्स दे रहे हैं, और किस तरह से आपको दान करना है, कौन से ग्रह का रत्न पहनना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। आप घर बैठ के ज्योतिषी भी सीख सकते हैं और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। Thank you.